नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है। प्रथम श्रेणी अध्यापक का जो टेस्ट है वो लगातार हम कर रहे हैं। उससे पहले 8 मॉडल पेपर हमारे हो चुके हैं। ये जो टेस्ट है वो ऐप में हो चुका है। आज हम इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप इस श्रृंखला से, इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐप में जाकर हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क करके ये जो आगे आने वाला 10वां जो मॉडल पेपर है वो आप दे सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। क्या कहता है पहला प्रश्न? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग धरातलीय लक्षणों को सही से सुमिलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। भौतिक विभाग दिए गए हैं और इधर सेल समूह दिए गए हैं, यानी इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ वो बातें सारी। दक्षिण पूर्वी पठार आर्किन विंध्यन क्रम और गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है क्या? ये बताना है हमें। ये तो है सेल समूह और ये धरातलीय इसका लक्षण। इसके माध्यम से ये इस प्रकार दिखाई देता है। पश्चिमी बालू का मैदान रायलो क्रिटेशियस क्रम की है और अरावली क्रम दिल्ली क्रम की है। तैतीस सागर का अवशेष है क्या? अरावली तीसरा, अरावली दिल्ली क्रम का प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है क्या? उत्तर पूर्वी मैदान दक्कन लावा विंध्यन और सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग है क्या? ये बताना है आपको। तो बताओ आप। पहला प्रश्न काफी भारी भरकम है, लेकिन देखिए आप, दक्षिणी पूर्वी जो पठार है वो आर्कियन विंध्यन क्रम का बिल्कुल सही है और गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। सही है, ये विशेषता बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिमी बालुका मैदान रायलो क्रिटेशियन क्रम का है और 33 सागर का अवशेष है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तीसरी बात, अरावली, ये अरावली दिल्ली क्रम की है और प्राचीन वलित, वलित का अर्थ होता है मोड़दार, तो ये मोड़दार श्रेणी, ये भी बात बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान है वो दक्कन लावा विंध्यन क्रम के तो हैं, लेकिन सिंधु नदी निर्मित मैदान नहीं है। यहाँ थोड़ा सा आपको गड़बड़ करवा दी गई है, इसलिए तो इसका चौथा नहीं है, जबकि 1 2 3 ये बातें सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। चलिए करिए, तथा सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कोड से इनको लिखिए आप। अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है क्या? यानी अरावली की जो श्रेणियां है वो मरुस्थल का पूर्ववर्ती विस्तार रोकती है क्या? राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली की श्रेणियों से होता है क्या? बताना है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है क्या? अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है। ये 4 बातें हैं। क्या देखना है इसमें से? इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ये पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, बिल्कुल सत्य बात है। ये पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, किसके? मरुस्थल को। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्यों है गलत ये बात? क्योंकि समस्त नदियों का नहीं, समस्त नदियों का नहीं, कुछ नदियों का, बाकी कुछ अंतः प्रवाह भी है, इसलिए ये हमारा गलत है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है क्या? नहीं, अरावली श्रेणी के कारण तो वर्षा कम होती है। कारण देखिए आप, कारण थोड़ा सा हल्का सा कारण देख लेते हैं अपने, क्यों कम होती है, किस वजह से अरावली की जो, अरावली की जो रूपरेखा है उससे बारिश कम क्यों होती है। मान लो ये राजस्थान है और अरावली बनाते हैं अपने, ये देखो अरावली का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से है। अरावली का जो विस्तार है वो इस प्रकार से है। जब हमारा आपका अरब सागरीय जो हवाएं हैं वो जब यहाँ से आती है, जब यहाँ से आती है तो पहले किस में प्रवेश करती है? सबसे पहले वो बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। तो अगर पूछा जाए कि अरब सागरीय शाखा से पहले किस जिले में बारिश होती है, तो वो बांसवाड़ा में होती है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि कई बार जब ये हवाएं आती है तो इस के समांतर यानी पैरेलल होने के कारण ये सीधी निकल जाती है, इस वजह से बारिश नहीं कर पाती। क्यों बारिश क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि जब अरब सागरीय शाखाएं जो हवाएं आएगी वो किसी पहाड़ की टकराएगी नहीं, तो हवाएं ऊपर नहीं उठेगी। जब ऊपर नहीं उठेगी
तो हवाएं फैलेगी नहीं, और फैलेगी नहीं तो आर्द्रता धारण नहीं करेगी, और जब आर्द्रता धारण नहीं करेगी तो क्या है, बारिश नहीं करेगी। तो ये कारण क्या है, नहीं है, ये कारण भी इसका रोंग हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारे 2 और 3 गलत है, जबकि 3, 1 और 4 इसमें सही है, ये उत्तर है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं क्या, बताओ। सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं क्या। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है क्या। इसमें से हमें बताना क्या है, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते क्या है, पहले तो वो देखते हैं। बालू का स्तूप समझते हैं 2-4। पहले है अनुप्रस्थ। कौन सा, अनुप्रस्थ। देखिए कौन सा है, जब हवाएं जिस दिशा से आ रही है, मान लो इधर से आ रही है, यहां से ये हवाएं आ रही है, तो जब इसी के पैरेलल जो समांतर बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं। दूसरा दूसरा होता है, ये अनुप्रस्थ नहीं, अनुदेदेरे, ये हो गया आपका अनुदेदेरे। क्या, अनुदेदेरे, ये है अनुदेदेरे। ठीक है, जो समांतर है। दूसरा लिखते हैं हम अनुप्रस्थ, ये है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कैसे होगा, अनुप्रस्थ ऐसे होगा, जैसे ये हवाएं हैं, ये हवाएं हैं। ठीक है, अब ये हवाएं हैं और बालू का स्तूप ऐसे बन रहे हो, यानी समकोण बन रहे हो, तो वो कौन से हो जाएंगे, अनुप्रस्थ हो जाएंगे। ठीक है, 2 तो ये थे, एक था बरखान। क्या था, बरखान, या इसे नहीं गोखुर के नाम से भी पुकारा जाता है, या गाय की सींग के समान भी इसको कहते हैं। इसकी आकृति थोड़ी अलग होती है, इसकी आकृति क्या होती है, थोड़ी अलग होती है। ठीक है, अर्धचंद्राकार कहते हैं इसे, अर्धचंद्राकार भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अर्धचंद्राकार, इसे अर्धचंद्राकार भी कह देते हैं। इसके अलावा एक और होता है उसको कहते हैं अवरोधी। क्या, अवरोधी बालू का स्तूप। कौन सा, अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। ये क्या करता है, ये किसी अवरोध या किसी निर्मित स्थान के अवरोध में बनता है, उसे अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। और ये इनका स्थान है वो पुष्कर, पुष्कर, हुड्डा पुष्कर, हुड्डा पुष्कर, पुष्कर, नाग पहाड़, नाग पहाड़, नाग पहाड़, चिनुक पहाड़, पहाड़, और सिक्कर की पहाड़, सिक्कर की पहाड़ियां, सिक्कर की पहाड़ियां, सिक्कर की पहाड़ियां, इधर ये आपको अवरोधी बालू का स्तूप मिलेंगे। ठीक है, अब एक और रह गया, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है पैराबोलिक। क्या, पैराबोलिक। ये क्या है, पैराबोलिक जो है ना, वो लगभग संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। और इसकी आकृति होती है ना, वो महिलाओं की जो हेयर पिन है, महिलाओं की हेयर पिन के समान होती है। ठीक है, हेयर पिन के समान होती है, यह पैराबोलिक, ये संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है। इसके अलावा भी एक और है, इसके अलावा भी एक और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है, उसका नाम क्या है, उसका है सब्र काफिज। क्या, सब्र काफिज, सब्र काफिज या काफिज एक ही बात। ये सब्र काफिज क्या है, ये अलग तरीके का है। ये क्या करता है, ये छोटी छोटी पहाड़ी, छोटी छोटी झाड़ी, छोटी छोटी झाड़ियों, छोटी छोटी झाड़ियों एवं एवं घास के पास, घास के पास, सब्र काफिज है ना, वो छोटी छोटी झाड़ियों और घास के पास एकत्रित होते हैं, और ये लगभग पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो हमने देखा कितने प्रकार के, देखा देखो 4-5 प्रकार के हमने बालू का स्तूप देखे। अनुदैर्ध्य जो बिल्कुल हवा के समांतर बनते हैं, अनुप्रस्थ बिल्कुल हवा के समकोण बनेंगे, पैराबोलिक महिलाओं के हैं, आकृति के समान है, और हेयर पिन की आकृति के समान है, और वो लगभग संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो था सब्र काफिज, ये लगभग पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है, घास छोटी छोटी झाड़ियों के पास ये बनता है। और एक था अवरोधी पुष्कर, बुढ़ा पुष्कर और नाग पहाड़ी और सिकर की पहाड़ियों में
ये अवरोधी पाया जाता है। इसके अलावा भी एक और है, इसके अलावा भी एक और है, और वो कौन सा है वो देखो आप, वो है, वो यहां बनाते हैं, वो ये है स्टार, यानी तारा स्तूप। कौन सा? तारा स्तूप। और ये आपको जो है जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, यहाँ मिलेंगे तारा स्तूप। ये कुछ स्तूप थे हमारे, बालूका स्तूप थे, हमने देखा। तो इसमें देखो आप, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप चूरू झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। अवरोधी बालूका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, हमने ये देखो बात की, ये रहा पुष्कर, यहाँ मिलते हैं बिल्कुल। और जोधपुर जिला बालूका स्तूप मुक्त है, नहीं, ये बात बिल्कुल सरासर क्या है, झूठ है, गलत है। क्यों? क्योंकि जोधपुर में लगभग सभी बालूका स्तूप मिलते हैं। तो हमारा ये तथ्य है वो क्या है, गलत है। ए और सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत शिखरों के इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में। अब देखिए यहाँ बड़ा कई बार जो है इनको लेकर, ऊंचाई को लेकर कई बार बातें हो जाती है। तो गुरु शिखर, अचलगढ़ और कुंभलगढ़, शेर दिलवाड़ा, ये चोटियों से संबंधित है। यहाँ हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी इन चोटियों की ऊंचाई देख लेते हैं, ताकि इनको मैच करना सरल हो जाएगा हमारे लिए। क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। तो देखो आप, पहले सबसे ऊंचा जो है चोटी वो है गुरु शिखर। क्या? गुरु शिखर 1722 मीटर, 1722 मीटर। इसको 5650 फीट भी लिख देते हैं। क्या है? 5650 फीट भी लिख दिया जाता है। दूसरा जो है वह शेर, शेर मतलब 1597 मीटर। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका देलवाड़ा। क्या? देलवाड़ा, ये है 1442 मीटर। कितना? 1442 मीटर। और उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद में अचलगढ़, 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 अचलगढ़ 1380 मीटर, 1300 मीटर, 1300 मीटर। एक मिनट, थोड़ा सा देखो आप, गुरु शिखर 1722 मीटर हो गया ना। उसके बाद शेर, ये हो जाएगा आपका 1597 मीटर। और उसके बाद में आपकी आ जाएगी आपके गुरु शेर देलवाड़ा, देलवाड़ा, ये हो जाएगा आपका 1442 मीटर। और उसके बाद में आपकी आ जाएगी अचलगढ़, अचलगढ़ यानी 1380 मीटर। आबू 1295 मीटर, 1295 मीटर। उसके बाद में आपके आ जाएगी ऋषभ, ऋषभकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश 1017 मीटर। कमलनाथ की पहाड़ी, कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर। दायरा 900 मीटर। कमलनाथ की पहाड़ी 1001। सज्जनगढ़ 938 मीटर। दायरा 900 मीटर। अब इधर चलते हैं थोड़ा, इलागढ़ 874, 874 मीटर। और उसके बाद है आपके डोरा 869 मीटर। और उसके बाद में है 869 गोगुंदा 840 मीटर, 840 मीटर। इसराना बाकर, इसराना बाकर 839 मीटर। रोजा बाकर, रोजा बाकर 730 मीटर। कोटड़ा 450 मीटर। और ऋषभ देव, एक देखो यहाँ पर ऋषभ देव है, वो अलग है, वो ऋषिकेश है, ये ऋषभ देव है, ये 400 मीटर। ये लगभग सारी चोटियां जो एच.एम. सक्सेना की बुक में दी हुई है। अगर पूछेगा तो इनसे बार प्रश्न नहीं जाएगा, अगर इससे भी बार चला गया तो आप छोड़ देना उसको, फिर नहीं करना है।
एक बात ध्यान रखना इस बात की, पहले जब एग्जामिनर इसी रास्ते से गया है और उसको सारी बातें हैं कि किस प्रकार हम ट्रिक बना लेते हैं, किस प्रकार फिर जब पूछते हैं तो बताते हैं। फिर कई बार क्या होता है, ये डोरा जब उल्टा लग जाए ना, तो जितना उल्टा काम नहीं करता उतना उल्टा ज्यादा काम करता है। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा इनको देख लें। ठीक है, तो ये आपकी दक्षिणी जो पश्चिमी अरावली है उसकी सारी चोटियां हो गई। अब ये क्या पूछ रहा है, अब देखो, गुरु शिखर 1722 मीटर, ठीक है, अचलगढ़ 1380 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, ठीक है, और शेर 1597 मीटर, और दिलवाड़ा 1442 मीटर। ठीक है, अब इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, ये जो किस प्रकार से है उत्तर इसका देख लेना। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। प्रश्न संख्या, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र, विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, ये पूछ रहा है। विंध्यन कगार क्षेत्र ग्रेनाइट से है क्या, क्वार्टरजाइट से है क्या, बालू का पत्थर या फिर सेलाइट, क्या है, किससे निर्मित है? ठीक है, बताओ आप किससे निर्मित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, बालू का पत्थर से। किससे निर्मित है? बालू का पत्थर से निर्मित है। चलिए प्रश्न संख्या 6, निम्न कथन पर विचार करें। विचार वाले ज्यादा प्रश्न है। गणेश्वर नीम का थाना जिले के अंतर्गत अंतर्गत आती है, अंतर्गत आती है। ठीक है, गणेश्वर नीम का थाना जिले के अंतर्गत है भी। राम आर.सी. अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व के सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये भी बात बिल्कुल क्या है, ऑथेंटिक है, सत्य है। यहाँ से नीले नहीं है, ये नीले है। यहाँ से क्या है, नीले, नीले व काले रंग से अलंकृत मृद पात्र भी मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, जिसे जो है वो मृषकर्पिणी भी नाम से दिया गया है। गणेश्वर को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है, बिल्कुल इसको जननी माना जाता है, जबकि ताम्र नगरी है वो आहड़ है। तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। जो यहाँ से गणेश्वर से तांबा कहाँ भेजा जाता था, ये आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें क्या है, बहुत बिल्कुल सही है, सारे कथन क्या है, सही है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या आगे। यहां से नीले व काले रंग के गैरिक, ये व्याख्या है थोड़ी उसकी, गैरिक के अलंकृत मृद पात्र भी मिले हैं। इन्हें कपिश वर्णी मृद पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपिश वर्णी। ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या आगे कौन सा है देखते हैं। किस पूरा स्थान पर चित्रित स्थलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बेराट से, कालीबंगा से, आहड़ से या फिर बाणगंगा से। कहां से हुए हैं आपको बताना है। तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं भाई बेराट से। कहां से? बेराट से। थोड़ा तथ्य देख लेते हैं इसके, क्या कहते हैं। ये जो बेराट सभ्यता है, हमें पता है जो जयपुर का बेराट क्षेत्र है, वहां 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह बेराट से मिले, ये यहाँ से मिले हैं। 1871-72 ईस्वी में कनिंघम ने, क्या? कनिंघम ने के सहायक डॉक्टर कार्लाइल ने बेराट का पुनः निरीक्षण कर इन्होंने बेराट में ही स्थित भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का दूसरा शिलालेख भी खोज दिया। किसने? कार्लाइल ने। किसने? कार्लाइल ने। जबकि पहला पहला कौन सा है? वो बाबरू शिलालेख है। ठीक है, तो चलते हैं आगे प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान करें। किसकी करें? असत्य कथन की पहचान करें। देखिए क्या कह रहा है असत्य कथन, कौन सा है इसमें से। बेराट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी में बिजक की पहाड़ी, भोमली की डूंगरी और महादेव की डूंगरी पर सिंधु घाटी के समकालीन एवं मौर्य काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। बिल्कुल ये बातें बिल्कुल एकदम सही है। 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, क्या? दयाराम साहनी ने यहाँ वृहत स्तर पर उत्खनन कार्य किया था। तो 1937 में इन्होंने कार्य किया, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। बिल्कुल सही है। बेराट के चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद यहाँ के भवनों, मठों, स्तूपों व मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी ये यहाँ पर इतने भारी भरकम पत्थर भी थे, फिर भी इन्होंने ईंटों का प्रयोग किया। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। बेराट का उत्खनन 1962-63 में अक्षय कीर्ति व्यास व आर.सी. अग्रवाल ने किया। नहीं भाई, ये बात बिल्कुल जम नहीं रही है। क्या नहीं है? जम नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं था। ये कौन थे? अक्षय कीर्ति और
आर.सी. अग्रवाल, इन्होंने तो आहड़ का उत्खनन किया था। इसका? आहड़ का। ये तो आहड़ से संबंधित है, तो ये हमारा क्या है, चौथा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या आगे देखिए, ये थोड़ी उसकी व्याख्या। 62-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। ये था भाई, ठीक है, कैलाश नाथ दीक्षित और नीला रतन, आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 9। निम्न कथनों पर विचार करें। क्या करना है? निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। आप एक बार विचार करो निम्न कथनों पर। देखिए, बेराट की ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। देखिए, ये आपको व्याख्यात्मक प्रश्न लग रहे हैं, थोड़े से हल्के में मत लेना। हम धीरे बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं इन प्रश्नों में वजन है। बेराट की ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। बेराट से 6-7 कमरों का एक खंडहरनुमा भवन मिला है, जिसे पुरातत्ववेत्ता बौद्ध मठ मानते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ से उत्खनन में चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है। ये मुद्राएं मिली है। ये मुद्राएं क्या दर्शाती है? ये मुद्राएं बेराट पर यूनानी अधिकार प्रमाणित करती है। इन मुद्राओं से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर यूनानियों का भी अधिकार था। ये बात प्रमाणित करती है। और ये प्रश्न जो पंचमार्क, कितनी बार न जाने कितनी बार रह रह कर ये प्रश्न पूछा जाता है और फिर बच्चे नहीं ध्यान करने के कारण रह जाते हैं और फिर दुख इस बात का होता है। तो ये देखो आप, इसमें क्या हो जाएगा, मुद्राएं विराट पर यूनानी अधिकार ये प्रमाणित करती है बिल्कुल, और कूट से असत्य कथन हमें चुनाव करना है। तो बताओ कौन सा है असत्य इसमें? केवल 4 है क्या? केवल 2 है क्या? केवल 1 है क्या? कोई कथन असत्य नहीं है। एक ये भी कह रहा है कि कोई कथन असत्य नहीं है, तो इसका उत्तर है कोई भी कथन क्या है, असत्य नहीं है। सारे के सारे क्या है, बिल्कुल सत्य और प्रमाणिक है, और प्रमाणिक बुकों से ही लिए गए हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करें। क्या करें? सत्य कथन का चुनाव करें। विराट से प्राप्त मुद्राएं, क्या विराट से, अभी आपने देखा ना मुद्राएं मिली है। विराट से प्राप्त मुद्राएं खंडहर में एक भांड में हाथ से बने हुए सूती कपड़े से बंधी हुई मिली है। इसका मतलब यहाँ सूती कपड़े की भी प्रमाण मिले हैं, इससे पहले कालीबंगा में भी मिलते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। विराट से मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडलियां और घड़े, ये भी यहां से मिले हैं। ठीक है। बेराट से लोहे व तांबे की कलाकृतियां नहीं मिली है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या है? अब देखो कितना कंफ्यूजन वाली लाइन है, कितनी कंफ्यूजन वाली बात है कि यहाँ से बेराट से लोहे व तांबा की कलाकृतियां नहीं मिली है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप पे, इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ से अशोक स्तंभ एवं गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं, ये भी मिले हैं, जिससे अशोक द्वारा निर्मित माना जाता है। इससे तो बहुत प्रमाण मिलता ही है कि जो है अशोक बोधकालीन यहाँ से मुद्राएं वगैरह मिलती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य कथन कौन से है? केवल 2 और 4 नहीं, 2 और 4 नहीं, 1, 4, 3 नहीं, बाकी सारे कथन अपने को क्या लग रहे हैं, सत्य हैं। तो सारे कथन इसके बिल्कुल और बिल्कुल सत्य हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे नेक्स्ट। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का पहचान करें। फिर असत्य कथन को चुना है। देखिए, विराट के निकट ही अशोक का भाबरू अभिलेख, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भाबरू अभिलेख, जो कि अभी पश्चिम बंगाल के कोलकाता जो यूनिवर्सिटी है वहां है, तो अभिलेख प्राप्त हुआ है। भाबरू अभिलेख अशोक का बौद्ध धर्म अनुयायी होने को सिद्ध करता है। ठीक है। भाबरू शिलालेख वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कोलकाता में बिल्कुल सुरक्षित है। एक यात्री आया था, हवेन सांग। हवेन सांग ने भी विराट का उल्लेख किया है और उसने यहाँ के बेल व भेड़े क्या बताई है, प्रसिद्ध बताई है। ये देखो भाई, एक अलग ही बात आई है। एक चीनी यात्री आया था, कौन? हवेन सांग। और उसने क्या, यहाँ के विराट के जो बेल और भेड़े, इनको बहुत प्रचलित बताया है। ठीक है। तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। क्या पूछ रहा है? असत्य है। केवल 2 असत्य है, केवल 4 असत्य है, या फिर 2 और 4 असत्य है, या फिर कोई भी कथन
असत्य नहीं है। तो इसका कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है। ये बेड़े वाली बेल वाली बात भी क्या है, बहुत ज्यादा बिल्कुल ही सत्य है। ये बताई किसने है? ये हमेन सांग ने बताई है। हमेन सांग ने बताई है। और ये आया कब था? हर्षवर्धन के समय आया था, उसने बताई है ये बात। चलिए दादू पंथ के बारे में बात करते हैं। दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरैना जयपुर में स्थित है क्या? बिल्कुल सही बात है, ये तो आपने पढ़ा ही है। दादू पंथ मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। नहीं करते क्योंकि निर्गुण शाखा है, इसलिए नहीं करते। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते क्योंकि ये निर्गुण संत थे और इन्होंने इसको क्या समझा कि अपने मृत्यु के बाद शव को उचित नहीं समझा और खुले में छोड़ने का इन्होंने वचन ले रखा था। खाकी दादू पंथों की एक शाखा है, बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा गलत उत्तर तो हमारा हो जाएगा ये, क्या तीसरा उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ी सी शाखा से संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लेता है, थोड़ी सी शाखा देख लेते हैं हम, इसकी कौन कौन सी शाखा है। इसकी एक शाखा है जो आपके दादू की शाखाएं हैं, दादू की, दादू पंथ की शाखा कहेंगे अपने, दादू। एक तो इनके थे वो साधु पंथी, साधु पंथी थे, साधु भेष में रहते थे, यानी कौन सी, खालसा। एक शाखा कौन सी इनकी, खालसा। और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके गरीबदास। कौन? गरीबदास। इसके प्रवर्तक कौन है? गरीबदास है। एक दूसरी शाखा थी नागा शाखा, नागा शाखा। इसके प्रवर्तक कौन है? सुंदरदास। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था पीछे एग्जाम में, वीडियो में, कि कौन सी इसकी एक शाखा है जो क्या शस्त्र रखती है? क्या रखती है? शस्त्र रखती है। तो वो उसमें से नागा शाखा ऐसी है जो खुद क्या रखती है? शस्त्र रखती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप, शस्त्र रखती है। क्या रखती है? शस्त्र रखती है ये। इसके अलावा भी जो है तीसरी है उत्तराद्य, उत्तराद्य, उत्तराद्य या अपन शाखा। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक है वो है बनवारी लाल, बनवारी दास जी, बनवारी दास जी, बनवारी दास जी। और ये कहाँ चले गए थे? ये रतिया हरियाणा में। कहाँ? रतिया हरियाणा में चले गए थे। यहाँ रतिया हरियाणा में चले जाने के कारण, यानी राजस्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने के कारण इनको क्या कह दिया गया? उत्तराद्य शाखा कह दिया गया। ठीक है ना, उत्तराद्य शाखा इनको कह दिया गया। तो ये कुछ शाखाएं थी, हमने देखा दादू पंथ की महत्वपूर्ण शाखाएं हमने बताई है, और भी है एक दो। यहाँ से प्रश्न जहां से आता है, अपने ज्यादातर प्रश्नों पर ध्यान रखते हैं, वहां से कहाँ से प्रश्न उठ सकता है वहां पर ज्यादा काम करने का प्रयास करते हैं। और वैसे जो एग्जामिनर है उसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे, संप्रदाय और उनके अभिवादन के बारे में देखिए, बड़ा लजीज प्रश्न आ गया, अभिवादन। कई बार ये परीक्षा में आया है और हास्य का शिकार भी बनता है। ऐसा प्रश्न जब आता है तो फिर लगता है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, कंपटीशन है, एग्जामिनर यहीं से गया है अपने रास्ते से, अपने अभी शुरू किया है, वो चला गया है। तो लालदास जी संप्रदाय है वो क्या करते हैं, यानी अभिवादन जब वो मिलते हैं, जब वो मिलते हैं तो अभिवादन फिर किस प्रकार करते हैं? जब लालदास जी मिलते हैं ना, वो कहते हैं जयराम। क्या करते हैं? जयराम। दादू पंथ संतराम, दादू संतराम। निष्कलंकी संप्रदाय जय महाराज करते हैं। और सर्वंगी संप्रदाय है वो क्या करता है? वो यूं करता है कि जय साहब। क्या करता है? जय साहब। ठीक है, तो ये इनके अभिवादन है। तो याद रखने के लिए आप लाला जयराम याद रख सकते हो, लाला जयराम याद रख सकते हो। इसके अलावा आप दादू संतराम याद रख सकते हो, दादू संतराम याद रख सकते हो। और निष्कलंकी महाराज, यानी कोई कलंक नहीं है महाराज पर, निष्कलंकी महाराज, कोई कलंकी नहीं है महाराज पर। और सर सह से सर्वंगी, सह से साहब, यानी सर्वंगी जो है वो आप याद रख सकते हो साहब। ये कुछ याद करने का है, अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचता है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे। निम्न में से निम्न को सुमेलित करें। क्या करें? सुमेलित करना है, मिलन करना है।
इनका मिलान करना है। रामसनेही संप्रदाय की शाखाओं का जो प्रश्न है, इनका हमें क्या करना है, मिलान करना है। सिंहतल शाखा, रेण शाखा, खेड़ापा और शाहपुरा, कितने अरसों से प्रश्न चल रहा है और इतना ही आता है ये लगभग हर एग्जाम में। तो देखो सिंहथल कहाँ है, रेण नागौर में, दरिया, रेण से दरिया भरता है नागौर में, ये यहाँ पे पढ़ते हैं ना ऐसे, तो आना चाहिए प्रश्न ऐसे, तो इससे एक से ही प्रश्न हो जाएगा। अगर ये आ रहा है तो इससे एक से ही हो जाएगा। एक का चार, तो पहले में जो चार है, यानी दो का जो चार है, दो में कहाँ है चार, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यहाँ ये रहा दो में चार, हमारा उत्तर हो गया। उत्तर तो हो गया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो पहले का क्या है, सिंहतल जो बीकानेर में संत हरि रामदास जी है, और जो तीसरा है खेड़ापा, ये संत जो है वो आपके संत रामदास जी है जोधपुर में, और शाहपुरा भीलवाड़ा ये संत रामचरण जी है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा और देख लेना इसको गहराई से। चलते हैं प्रश्न संख्या 15। किसने कहा या किसके कहने पर, देखिए अकबर ज्यादातर और किसकी तो बात मानता नहीं था, तो किसके कहने पर हरिद्वार यात्रा, कौन सी यात्रा, हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला जो कर है वो हटा दिया था। पहले हरिद्वार यात्रा पर कर लगा दिया था, तो अकबर ने वो किसके कहने पर हटाया, तुलसीदास के कहने पर, गुरु रामदास के कहने पर, शेख सलीम चिश्ती के कहने पर, या फिर जैन आचार्य हरि विजय सूरी के कहने पर। ये आपको बताना है कि किसके कहने पर ये हटा दिया। तो देखो ये हटा दिया था गुरु रामदास जी के द्वारा। क्या, गुरु रामदास जी, ये सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे। कौन से थे, चौथे, ठीक है, चौथे गुरु थे ये। चौथे गुरु कौन थे, रामदास जी, रामदास जी। इनके कहने पर ये कर है जो हरिद्वार यात्रा कर हटा दिया था। क्या, हरिद्वार यात्रा, यात्रा जो कर है वो अकबर ने हटा दिया था। क्या दिया था, हटा दिया था। ठीक है, और इनको 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन भी दी थी। किसने, बीघा जमीन भी दी थी, ये पूछा जाता है प्रश्न। बीघा जमीन दी थी, किसने दी थी, अकबर ने। और उसमें अमृत सरोवर नगर का स्थापना करवाई थी। किसने, रामदास जी ने। कौन सा शहर बसवाया था, अमृतसर। ये शहर रामदास जी ने बसाया था, रामदास जी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था, हमने ले लिया इसमें। तो आगे चलते हैं, ये देखो थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। अकबर ने रामदास जी को 500 बीघा भूमि दान दी थी। अमृत सरोवर की यह 500 बीघा भूमि सिखों के चौथे गुरु रामदास को अकबर द्वारा दी गई। रामदास जी ने ही अमृतसर नगर बसाया था, ये बात हमने कर ली थी। और अकबर का वाद्य यंत्र जो है ना, वाद्य यंत्र वो नगाड़ा था। क्या था, नगाड़ा था, नगाड़ा बजाता था। अकबर अनपढ़ था, और अनपढ़ क्या करेगा, नगाड़ा ही बजाएगा। तो अकबर के दरबार में जैन संत, जैन आचार्य हरि विजय सूरी भी था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी था इसके पास में, जिसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी, जगत गुरु की उपाधि दी गई। क्योंकि ऐसा प्रश्न जब पूछ लेना तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ज्यादातर उसके नवरत्न थे, तानसेन लगा देंगे या मिराज वगैरह अन्य कोई और लगा देंगे, लेकिन उत्तर क्या होगा, जगत गुरु होगा। उत्तर क्या होगा, जगत गुरु होगा। इसका उत्तर क्या होगा, जगत गुरु, ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या, मिलान वाला आगे है, एक बार फिर से मिलान करना है। आराम बाग किसने बनवाया, आराम बाग बाबर ने ही बनवाया था, सही है ये बात। शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। शालीमार बाग दो आगे भाई एक जैसे, ये किसने बनाया, शाहजहां ने। और पिंजौर का बाग किसने बनाया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिंजौर का बाग भी पूछ लेते हैं, हरियाणा में है ये पिंजौर का बाग, कहाँ है, हरियाणा में। इसमें से बताना है कि किसने कौन सा बनाया, किसने कौन सा बनाया। तो हमें ज्यादा तो सर दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन ये समस्या यहाँ है कि शालीमार दो है, इसका क्या करें। और इसको कई बार याद भी किया है हमने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि भूलना मनुष्य की क्या है, प्रवृत्ति है, और मनुष्य है वो उस प्रवृत्ति का शिकार हो ही जाता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जो श्रीनगर वाला शालीमार है ना, वो जहांगीर बनाएगा। कौन बनाएगा, ये गर वाला गीर बनाएगा। क्या, गर वाला गीर बनाएगा, और बच गया वो लाहौर वाला शाहजहां बनाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से मिलान वगैरह कर लेना। चलिए, चश्मा ए शाही बाग शाहजहां ने बनाया था, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चश्मा ए शाही बाग किसने बनाया, शाही बाग है तो शाहजहां बनाएगा। अकबर ने आगरा में अंगूरी बाग बनाया। क्या बनाया, अकबर ने कौन सा बनाया, अकबर ने अंगूरी बाग बनाया। ठीक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखें।
शाहजहां का काल स्थापत्य काल का स्वर्ण युग है। ठीक है, शाहजहां का जो काल है वो तो है स्थापत्य काल, और जो जहांगीर का काल है वो है चित्रकला का स्वर्ण युग। दो बातें हैं, दोनों ही अलग है, दोनों को ध्यान रखना है। चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो तो है जहांगीर, और स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वह शाहजहां। चलते हैं प्रश्न संख्या 17। अबुल फजल के अनुसार दीन ए इलाही, जिसका दूसरा नाम है तौहीद ए इलाही, को कितने व्यक्तियों ने अपनाया? ये भी एक ऐसा सभी धर्मों को मिलाकर मिश्रण करके अबुल फजल द्वारा एक दीन ए इलाही की घोषणा की गई। तो ये दीन ए इलाही के बारे में कितने व्यक्तियों ने इसको अपनाया? तो इसको अपनाने वाले जो व्यक्ति थे ना, वो कितने थे आप बताओ, कितने व्यक्तियों ने इसको अपनाया? ठीक है, तो 14 व्यक्तियों ने इसको अपनाया था। कितने व्यक्तियों ने? 14 व्यक्तियों ने अपनाया था। मान सिंह इन्होंने नहीं अपनाया था, लेकिन एकमात्र हिंदू बिरबल था, उसने भी इसको। ये था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। अबुल फजल ने आईने अकबरी व अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा। ठीक है, ये तो वही लिखेगा क्योंकि अकबर तो अनपढ़ था, तो यही लिखेगा, अबुल फजल लिखेगा। भाषा पूछ लेता है कई बार कि किस भाषा में लिखा, तो फारसी भाषा में दोनों को लिखा गया। 1582 ईस्वी में ही दीन ए इलाही सभी धर्मों का समन्वय रूप था, ये सभी धर्म थे इसमें। और 1582 में ही आपको पता है, इधर 1582 में दिवेर का युद्ध चल रहा था, और उसी समय इसको लिखा गया था। दीन ए इलाही में रविवार को शिक्षा दी जाती थी। क्या दी जाती थी? रविवार को शिक्षा दी जाती। सूर्य पूजा व अग्नि पूजा पर आधारित था ये, और दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। ये इसका प्रधान प्रमुख था भाई। क्या था? प्रधान प्रमुख था। कौन? अबुल फजल। प्रधान प्रमुख यही था, अबुल फजल। दीन ए इलाही को अकबर की भूल का स्मारक किसने कहा? भाई ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछता है कि किसने कहा। ये तो चलो समझ में आ गया। दीन ए इलाही चलाने के कारण अकबर को स्मारक, भूल का स्मारक किसने कहा? तो वी ए स्मिथ ने। वी ए स्मिथ ने। ये बात भी हमें ध्यान रखेंगे, हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं, 16, 17, 18। निम्न कथनों पर विचार करें। क्या करें? विचार करें। जहांगीर कालीन चित्रकला का चरमोत्कृष्ट काल था। बिल्कुल ये स्वर्ण युग माना जाता है चित्रकला का, जहांगीर। और जहांगीर ऐसा कहता था कि कोई भी चित्र मेरे को आप दे दो ना, किसी प्रकार का, कितना भी जटिल क्यों ना, कितना ही खूंखार चित्रकार हो, मैं बता दूंगा कि किस चित्रकार ने इसका कौन सा अंग निर्मित किया है। कितना महान था ये। महान तो क्या था, ठीक है, उसमें जानकारी थी उसको। जहांगीर के शासनकाल में महिलाओं को, महिलाओं चित्रकारों में साइफा बानो, ये महत्वपूर्ण है। महिलाओं का जमाना है, तो पहले चित्रकार कौन पूछेगा? महिलाओं का पूछेगा। साइफा बानो, नादिरा बानो, रुक रुकईम बानो, ये प्रमुख थी। तो तीन ये बानो थी, आप ध्यान रख लेना। रुकईम बानो, साइफा बानो और नादिरा बानो, ये तीनों थी। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये जहांगीर के समय सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। ये दो महत्वपूर्ण चित्रकार थे। बिशन दास जहांगीर के समय बहुत ही अग्रणी, यानी अग्रिम पंक्ति का क्या था? अग्रिम पंक्ति का चित्रकार था। अग्रिम पंक्ति का चित्रकार था बिशन दास। तो हमें कूट के माध्यम से सत्य कथन बताने हैं, तो ये सारी बातें क्या है? बिल्कुल एकदम सत्य है। चलिए प्रश्न संख्या 19। निम्न कथनों में से असत्य कथन बताएं। कौन सा कथन बताएं? असत्य कथन बताना है हमें। क्या बताना है? असत्य। पुस्तक है और इधर लेखक है। देखो, मुबायान किसने लिखा? बाबर ने। हुमायूंनामा गुलबदन ने, ये तो आपको पता ही है। तारीख ए दौलत ए शेर शाही, ये हसन अली खान ने लिखी थी। किसने लिखी? हसन अली खान ने लिखी थी। ठीक है, ये। और चार चमन, ये किसने लिखा? ये भाई उग्रसेन ने नहीं लिखा। तो किसने लिखा साहब? उग्रसेन ने नहीं लिखा, तो किसने लिखा? चंद्रभान ने लिखा। किसने लिखा? चंद्रभान ने। ये लिखा था चंद्रभान ने। ठीक है, जैसे चार चमन वगैरह जोड़ के आप बना सकते हो। चंद्रभान ने इसको लिखा था, उग्रसेन ने नहीं। तो मोबाइल किसका? ये मोबाइल क्या, मुबायन बाबर का था, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का था। बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए, चार चमन चंद्रभान का था। किसका था? चंद्रभान का था। और नुस्खा ए दिलकुशा भीम सक्सेना बहारुनपुर का था। क्या नुस्खा किसने सुना दिया? भीमसेन ने, और उससे दिल खुश हो गया। तो नुस्खा ए दिल खुशा किसका है? भीमसेन सक्सेना का है। ठीक है, चलिए आगे। आगे प्रश्न संख्या, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया। क्या आया? एक विदेशी यात्री भारत आया था। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में
तख्ते ताउस का वर्णन किया, उसका नाम क्या था? अब उस यात्री का नाम पूछा आपसे और कुछ नहीं पूछा कि ऐसा कोई यात्री था और वो आया और उसने तख्ते ताउस का वर्णन किया, उसका नाम क्या था? उसका ट्रेवनियर था क्या? बुरहानपुर था क्या? फायान तो हर्षवर्धन के समय आया था और जो रात्रि कोहरी ये अलग, ये तो चांदी जेवरात इनके संबंधी था। तो ये ट्रेवनियर क्या है? ट्रेवल करके आया था। क्या? ट्रेवल करके ट्रेवनियर आया था और इसने बताया था कि ताउते तख्ते ताउस है वो कितना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। ये कौन है? ये है जोरात्रि कारेरी। क्या है? जोरात्रि कारेरी, जो इटली का एक यात्री था। क्या था? इटली का था। ये इटली से आया था 1690 ईस्वी के लगभग। भारत से होकर ये गुजरा था, ये जा रहा था कहीं, भारत से होकर निकल गया। तो उसने बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंची थी। इसने कहा कि तमाम चांदी है वो भारत कैसे आती थी, इसने बताया। किसने? जोरात्रि कारेरी ने। तो हीरा जेवरात से आप इसको भी जोड़कर याद रख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या, ये बीच में हमारा थोड़ा सा आगे है तो इसको देख के भी आप थोड़ा सा लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। चलिए आगे, बता दिया मैंने, टेस्ट ऐप में मिलता है और यहाँ हम उसका क्या करते हैं? टेस्ट सॉल्यूशन करते हैं। और आप भी अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो ऐप से हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क करके और आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। क्या करता है? एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, एक होता है विशेष अभिभाषण। ठीक है, दो होते हैं। तो ये अभिभाषण का पूछ रहा है, कैसे देता है ये? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में देता है क्या? या फिर संयुक्त बैठक कब? जब 108 बुलाते हैं ना, तब संयुक्त बैठक होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में क्या? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र में क्या? एक साथ समेत संसद के दोनों सदनों में। कब देता है? कब? अनुच्छेद 87 कब करता है? कब प्रयोग करता है इसका राष्ट्रपति? तो ये करता है जब एक साथ दोनों सदनों को समवेत रूप से ये क्या करता है? अभिभाषण देता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है? अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ये विशेष अभिभाषण है, जबकि सीधा अभिभाषण पूछे ना तो वो 86 में। ये विशेष है, ये थोड़ा अलग है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से समवेत यानी जॉइंट असेंबल करके अभिभाषित यानी संबोधित करता है और संसद को उसके आह्वान का कारण बताएगा। क्या बताएगा? संसद को उसका कारण बताएगा कि मैंने क्यों इस प्रकार किया है। निम्न 3 परिस्थितियों में। कितने परिस्थितियों में? 3 परिस्थितियों में। कब कब? आम चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक, जब अभी चल रही है ना 18वीं लोकसभा के चुनाव अब होंगे, उसके बाद जब पहली बैठक होगी ना तो ये 87 संबोधित करेंगे राष्ट्रपति साहब, आप उसमें शामिल हो सकते हो। ठीक है, बजट सत्र के प्रारंभ में, जब बजट सत्र चलेगा उसके बाद बजट शुरू होगा, सरकार बन जाएगी जिसकी बननी होगी, उसके बाद बजट सत्र होगा तो वहां पहले ये अभिभाषण देंगे। कौन? राष्ट्रपति साहब। विदेशी मेहमानों के आगमन पर, अगर जैसे कोई विदेशी महान विशेषज्ञ महान राष्ट्रपति हमारे देश में आते हैं तो भी राष्ट्रपति क्या है? वो अभिभाषण का प्रयोग करते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या आगे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में देखिए, राज्यसभा में क्या होती है कि 245 सीटें, उसमें से 12 सदस्यों को आपके विशेष ज्ञान के आधार पर लिया जाता है कि उनको कितना विशेष ज्ञान है, और उस ज्ञान की परीक्षा यहाँ ले रहा है कि किस किस ज्ञान में कैसे कैसे उनको लिया जाता है। देखिए, सही समूह को, संविधान में वर्णित सही समूह को पहचाना है। साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और वाणिज्य, ये तो हमें पता है कि इस क्षेत्र में मिलता है, लेकिन एग्जामिनर तो यहाँ से गया हुआ है, वो सीढ़ियाँ पार कर चुका है जिस पर हमने चलना शुरू किया है, तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं, इनको सीक्वेंस से बताओ कि ये संविधान में किस प्रकार वर्णित है। यानी मैंने ऑप्शन पहला दिया है ऐसे लिखे हुए हैं, दूसरा दिया ऐसे हैं या फिर कैसे हैं, तो इसका आप ध्यान रखना। इसका एक तरीका है एसवी क्लास, याद रख लेना। क्या? एसवी क्लास। इससे आपको साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा याद रह जाएगी। इसका उत्तर ये है, फैक्चुअल है, बिल्कुल रट्टे वाला प्रश्न है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में के आधार पर यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण, कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा भी
1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था, ये भी बात ठीक है। अनुसूची 4, ये भी बात बहुत बार पूछा गया है। अनुसूची 4 का संबंध राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान व ओडिशा की राज्यसभा सीटें 10-10 है, ये भी पीछे ज्योग्राफी जो के एग्जाम में था, उसमें ये प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान के समकक्ष किस राज्य की राज्यसभा सीटें हैं, तो वो उड़ीसा की है, ठीक है? उड़ीसा और राजस्थान की दोनों की 10-10 सीटें हैं। महत्वपूर्ण बात है। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? भाई कोई भी मंत्री है और जो महान्यायवादी साहब है, ये क्या करते हैं, किसी भी कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। वो अनुच्छेद कौन सा है? तो 84 में, 88 में, 85 में या फिर अनुच्छेद 87 में। तो 85 में तो देखो आहूत करना और बुलाना और वो है 108 वाला, ठीक है? तो ये इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 100 ये 88, इसमें वो किसी भी समय आ सकते हैं। अनुच्छेद 88 संसद के दोनों सदनों के प्रति मंत्रियों एवं महामंत्रियों के महान्यायवादी के अधिकार है। इसमें प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते? मत नहीं दे सकते। उन्हें संसद की किसी भी समिति के सदस्य बनाया जा सकता है और उन्हें किसी भी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये कह रहा है कि एक विकल्प है वो बिल्कुल सही नहीं है। भारत के संविधान द्वारा नए राज्यों के गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है, बिल्कुल सही बात है ये तो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी बात सही है क्योंकि राष्ट्रपति करता है राज्यपालों की नियुक्ति। संवैधानिक संशोधन के प्रस्तावों को भारत में राज्यों के द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता, ठीक है? संवैधानिक संशोधन अगर कोई संविधान में संशोधन करना है तो राज्य में थोड़े ना उसको करेंगे, वो लोकसभा में रखा जाएगा। तो ये बात क्या है? सही है, नहीं किया जाता, ठीक है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान है, नहीं नहीं ये गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत हो, एक समान नहीं है। यहाँ जो लोकसभा राज्यसभा की सीटें होती है ना, उनके अनुपात में होता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश की सीटें ज्यादा है तो वहां से सदस्य क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। अब जिस हिसाब से सदस्य संख्या होगी उस हिसाब से आएंगे। तो ये हमारा तथ्य गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या थोड़ा सा इसके बारे में, ये देखो कहां से आ गया। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है, इसमें राज्यसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत केंद्र में सदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई और 1954 में राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया, यह भी महत्वपूर्ण है। और राज्यसभा की जो प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई थी। और राजस्थान में राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 250, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य ही मौजूद हैं। चलिए आगे। कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, सही है, बिल्कुल सही है। संघीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, बिल्कुल। सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति क्या है? उत्तरदायित्व होते हैं। अनुच्छेद 75(3) में ये बात लिखी हुई है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी भी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता, ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। बिना प्रधानमंत्री के पूछे राष्ट्रपति किसी मंत्री की नियुक्ति कैसे कर सकता है? तो इसलिए ये भी बात सही है, ठीक है। संविधान मंत्रियों के लिए व्यक्तिगत व सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। संविधान ये बात नहीं, ये बात गलत होगी। संविधान केवल करता है लेकिन वो सामूहिक करता है, व्यक्तिगत नहीं करता। यानी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होंगे, ये बात संविधान नहीं लिखता। जबकि संविधान क्या लिखता है? संविधान लिखता है कि 75 क्लोज 3 में जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या रहेगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, उत्तरदायी रहेगी, ये बात लिखता है। तो ये तथ्य हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए अब इस साइको के प्रश्न आ गए हैं। किशोरावस्था से संबंधित है। देखो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं? पहले हमें पता होना चाहिए कि किशोरावस्था है कौन सी, कहां से कहां तक है, ठीक है? बताओ आप थोड़ा सा कहां से
जो किशोरावस्था है, देखो आप, बाल्यावस्था, बात करें बाल्यावस्था, बाल्यावस्था तो ये जो है 2 से 6 वर्ष, और जो शेष अवस्था है, ये शेष अवस्था, शेष अवस्था 0 से 2, 0 से 2, और बाल्यावस्था 3 से जो माना गया है आपके 12, और किशोरावस्था वो है 12 से 18, और उसके बाद प्रौढ़, उसके बाद क्या, प्रौढ़ आगे 18 से आगे, वो है प्रौढ़। अब इसके अंदर अपने मोटा मोटा देखा है, इसमें अलग भाग है, शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, ये पूर्व किशोरावस्था, ये अलग अलग दो दो भाग किए हुए हैं इसके ऐसे। तो जो 12 से लेके 18 के बीच की एज है उसकी बात चल रही है किशोरावस्था की, ठीक है। तो उसमें दिवा स्वप्न होता है, दिवा स्वप्न, बड़े बड़े सपने देखते हैं युवा। संचय की प्रवृत्ति ये नहीं होती, संचय की प्रवृत्ति नहीं होती, कल्पना की बहुलता होती है, कल्पना काफी करते हैं। मानसिक विकास खूब हो जाता है, लेकिन संचय की प्रवृत्ति या नहीं है। संचय की प्रवृत्ति कहाँ है, संचय की जो प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, ठीक है, ये बाल्यावस्था में पाई, बाल्यावस्था में पाई। इसमें क्या होता है कि जब हमने देखा छोटे बच्चे जो होते हैं वो जो खिलौने होते हैं, अदर जो चीज़ें होती है वो इकट्ठा करते रहते हैं, संचय करते रहते हैं, जो ज्यामिति है, पेंसिल है, रबड़ है, कॉपी है, इकट्ठा जखीरा बना लेते हैं सामान का, ठीक है, छोटा छोटा सारी सामानें, वहाँ गुड़िया वगैरह, जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे करते हैं, जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो अन्य चीज़ें, तो ये सारे संचय की स्थिति में आएंगे। चलिए प्रश्न संख्या आगे, प्रश्न काफी बड़े हैं अभी। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता देखो आप, कौन कौन सी है। एक तो चहुमुखी विकास, एक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, एक विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आ जाती है, और एक संवेगात्मक परिवर्तन हो जाता है, एक इसमें नेतृत्व अथवा विधायकता का विकास हो जाता है, एक दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति भी इसमें आ जाती है, एक इसके साथ साथ स्थिरता तथा समायोजन का भाव पाया जाता है। देखो स्थिर नहीं रख पाता, जो युवा होता है वो क्या है, स्थिर नहीं रख पाता अपने आप को, और समायोजन नहीं कर पाता, कई बार समायोजन की कमी पाई जाती है। तो ये तो है ही। घनिष्ठता एवं व्यक्तिगत मित्रता, देखिए मित्रता बहुत घनिष्ठ पाई जाती है किशोरावस्था में, जो मित्रता है वो घनिष्ठ पाई जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, अपराध प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, कई किशोर इस रास्ते पे चल जाते हैं, और व्यवसाय का चुनाव की चिंता तो रहती है। ये हो गया। अब देखो, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है, ठीक है, कौन सा है बताओ आप। जैसे विकास, अस्थिरता, परिवर्तन या समायोजन, ठीक है, तो समायोजन तो हो नहीं पाता ना, समायोजन तो कई बार कर नहीं पाते किशोर, ठीक है, अपराध प्रवृत्ति पे चल जाते हैं सही दिशा नहीं मिलने पर, वो नहीं कर पाते। तो फिर परिवर्तन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवर्तन काफी देखने को मिलता है किशोरावस्था में, अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको, पूरे शारीरिक, मानसिक, सब प्रकार के संवेगात्मक, सारे तीनों चारों जो प्रकार है वहां परिवर्तन ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए परिवर्तन महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था की विशेषता, व्यवहार में भिन्नता पाई जाएगी, मानसिक स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना में देखने को मिलेगी, रुचियों में परिवर्तन की स्थिरता आएगी, समूह को महत्व मिलेगा, और समाज सेवा की भावना इसमें प्रवृत्ति होगी, आत्म सम्मान की भावना जागेगी, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास करेंगे, वीर पूजा की प्रवृत्ति, कल्पना का बाहुल्य और काम भावना का विकास भी किशोरावस्था में हो जाता है। चलिए आगे, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या है कठिन काल है, ये परिभाषा है, कई बार पूछी जाती है, किसकी है ये का परिभाषा। तो ये किलपैट्रिक जॉनसन या स्टोंक्स या रोनाल्डे, तो ये किलपैट्रिक भाई साहब की फैक्ट है काम, बिल्कुल कठिन, सबसे कठिन काल किसका, किलपैट्रिक का। किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, ये जॉनसन का है, किसका है, जॉनसन का है, जॉनसन का है, जॉनसन या जोन्स एक ही बात है, ठीक है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी उच्चतर श्रेष्ठ स्तर मानव किशोरावस्था विशेषताएं प्रकट करता है। ये परिभाषा किसकी है, ये जेडी होल की है, किसकी है, होल, टेलो होल, क्या, टेलो होल, ये परिभाषा इनकी है, ठीक है, सारी बातें हमने देख ली। चलिए, एडोल्सियर किस
भाषा का शब्द है। एडोलिशियर किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किशोरावस्था, जिसका अर्थ है परिपक्वता या किशोरावस्था, एक ही बात है ना। कहाँ का है ये? फ्रांस, लैटिन, जर्मन, तुर्की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? लैटिन। रटा रटाया प्रश्न है, लैटिन। चलो, किशोरावस्था को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व किशोरावस्था 12 से लेकर 16 तक, और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18। हमने बात की थी ना, पहले बताया था ना, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे बाल्यावस्था को भी अलग भागों में बांटा है, और पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इसी प्रकार शेष अवस्था को भी बांटा है। चलिए, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कैसा समय है? नाजुक समय है। तो नाजुक समय किसका है भाई? वो है स्किनर का, वुडवर्थ का, या फिर वेलेंटाइन का, या हर्बर्ट का। ठीक है, तो ये वेलेंटाइन का हो जाएगा। नाजुक समय कौन सा होता है? वेलेंटाइन वाला होता है। किशोरावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल, अभी देखा हमने, किलपैट्रिक ने कहा ही था। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्ति व्यक्ति स्थित होती है, बिल्कुल अस्पष्ट सी स्थिति उत्पन्न होती है। किशोरावस्था एक समस्या उम्र है। समस्या तो रहती है इसमें सबसे ज्यादा। देखो, बचपन बचपन ही होता है, वो तो गुजर गया, निकल गया। अब किशोरावस्था आ गई तो समस्या साथ में आई है। समस्या तो मुंह पाड़े खड़ी रहती है यहाँ पर। किशोरावस्था विशिष्ट की खोज का समय है। किशोरावस्था अवास्तविकताओं का समय होता है, और किशोरावस्था वयस्क अवस्था की दहलीज होती है। बिल्कुल वयस्क की दहलीज पर खड़े रहते हैं कि न तो हम पूरे वयस्क हैं, न पूरे बच्चे हैं। अब पता नहीं क्या किशोरावस्था की बड़ी ये समस्या रहती है। स्वर्ण काल बहुत महत्वपूर्ण काल है, ये भी काल बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण काल कहा गया है इसको। अलग बसंत, ये तो होता ही है, फिर बसंत काल होगा। हेविंगहर्स्ट के अनुसार किशोरावस्था के नैतिक विकास के संबंध में सत्य कथन है। क्या है हेविंगहर्स्ट के अनुसार? पूर्व नैतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष कहते हैं ये। स्व केंद्रित अवस्था 3 से 6 मानी है इन्होंने। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था 7 से 12 मानी है इन्होंने। ये कहते हैं कि यहाँ परंपराओं को धारण कर लेता है। आधारहीन आत्म चेतना अवस्था 13 से 18 मानी गई है, और आधार युक्त आत्म चेतना 18 से बाद मानी गई है। कौन से बताओ भाई? हेविंगहर्स्ट क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पूर्व नैतिक अवस्था है 0 से 2 वर्ष। छोटा बच्चा होता है, उसको नैतिकता का ज्ञान नहीं है, वो पूर्व नैतिक अवस्था है। और सब केंद्रित होता है यहाँ बच्चा। 3 से 6 का जो बालक होगा या बालिका होगी, वो अपने आप सारा काम खुद करना चाहती है। आप कोई भी काम उसको दोगे, सेब काट के दोगे, वो कहते हैं चाकू भी मुझे चाहिए, सेब भी मुझे चाहिए, मैं खुद काटूंगी। ठीक है, तो ये बात हो। आधारहीन आत्म चेतना, ये क्या है? आधारहीन आत्म चेतना यानी 13 से 18, ये इसमें बिना आधार के काम है। आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था 18 के बाद। आधार युक्त, ये देखो आधारहीन है, ये आधार युक्त है। देखो शब्दों का खेल है। तो कूट से सभी कथन असत्य है? नहीं भाई, सारे कैसे असत्य हैं? सभी कथन सत्य हैं। बिल्कुल सारी कथन क्या है? सत्य है। कुछ सत्य कुछ असत्य है, दोनों बातें नहीं हो सकती। और कुछ भी कहना संभव नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। कुछ तो कहना पड़ेगा ना, कुछ तो कहना पड़ेगा। संभव है या नहीं, कुछ तो कहना पड़ेगा, ये उत्तर नहीं हो सकता। तो सारी की सारी बातें क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है। कौन सा है बताओ आप? विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, या स्वायत्तता बनाम ग्लानि, या अंतर्गता या बनाम अन्य। एरिक एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया उसमें 8 प्रकार बताए थे। क्या बताए थे? 8 प्रकार। और उसी 8 प्रकारों में से ये पूछ रहा है कि किशोरावस्था को कौन सा प्रकार माना गया है। तो किशोरावस्था हमने मानी थी 12 से 18। क्या मानी थी? 12 से 18। तो 12 से 18 जो होता है ना, वो होता है पहचान बनाम भूमिका। पहचान बनाम भूमिका। और यहाँ जो गुण निर्मित होता है ना, गुण, गुण वो कौन सा निर्मित होता है? यहाँ गुण निर्मित होता है कर्तव्य का। कौन सा? कर्तव्य का। ये गुण निर्मित होता है यहाँ। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। चलिए, उपसर्ग से आगे हैं। अब क्या है? हिंदी से आगे हैं। अब थोड़ा सा आप देखो इनको, हिंदी से है प्रश्न। उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? निष्णात, निष्पक्ष, निष्ठा। इसमें निस कौन सा? इसमें है निस उपसर्ग। सुअल्प, सुहृद और सुषुप्त, इसमें सु है।
सु अल्प, सुहृद, सुहृद और सुषुप्त, सुषुप्त। ये है, ये इसमें सु है, इसमें निस है। ये कह रहा है कौन सा विकल्प संगत है, तो इसमें देखो नी, निस, निस और निस्था। प्र, इसमें पर प्लस गति है, ये प्रतिवाद हो गया, अलग हो गया, प्रभाव हो गया, और ये आ प्लस क्षेपित हो गया, अंग प्लस इक हो गया, अलग अलग हो गए ना, तीनों अलग अलग हो गए। तो ये दो रहे हैं अब, निष्णात और निष्पक्ष और निष्ठा। ठीक है, तो इसमें तो देखो ये तो कह रहा है कि नी से है, लेकिन यहाँ है निस से बने हुए हैं, तो हो नहीं सकता ना, ये नहीं हो सकता उत्तर, और ये दोनों नहीं हो सकते। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है, कौन सा ला, ला पता, ला और पता, ये तो है। ठीक है, ला और चार यानी लाचार, ये तो है। लालसा, ये बना नहीं मूल शब्द, और ला प्लस वारिस, ये भी है, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, इस ये कह रहा है कि रहित है, यानी आसन में, आकार में, आनंद में, आरोह में। बिल्कुल इसमें आ और रो है, आ और रो है। आ प्लस नंद, आ प्लस कार, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, सरल से प्रश्न। इनमें से किस विकल्प सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ, एक से अधिक पूछ रहा है, ये क्या है, प्रति प्लस आघात, प्रति प्लस आघात, आ प्लस घात, अप्रत्यक्ष, अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, असुरक्षित, असुरक्षित, अत्यंत, अति अंत, अति आचार, अति आचार और अति अधि आदम, अधि आतम और निकृष्ट, निकृष्ट और अभिअर्थी। ये सारे शब्द अपने खोल लिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसमें से एक से ज्यादा, देखो यहाँ दो दो है ना, यहाँ दो दो है, यहाँ दो दो है, ये देखो एक ये रहा, एक ये रहा, दो दो है ना, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग रहित है, क्या है, रहित पूछा है। आस्था, आ और स्था, आहत, बिल्कुल, आ हा, बिल्कुल, आ प्लस हत, बिल्कुल सही है, हत। अस्त प्लस इक, ये अलग हो गया भाई, आ प्लस पदा, आ प्लस, देखिए इसमें तो उपसर्ग है, इसमें तो क्या है, इन तीनों में तो उपसर्ग है, ये देखो उपसर्ग, उपसर्ग और उपसर्ग, और इसमें क्या है, प्रत्यय है, ये क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय है, ये क्या है, प्रत्यय है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो टीक्यूम का जनक किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टीक्यूम का जनक वाल्टर ए सेवार्ट को कहा जाता है, विलियम पी क्रॉसबी को, या जोसेफ एम जुरान को, या डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग को, किसको कहा जाता है, एक्चुअल पर्सन है डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग को, किसको, डब्ल्यू एड डेमिंग को। देखो क्या है, टोटल यानी टी क्यूब है क्या, ये है आपका टी क्यू एम, समझ लो इसको। टोटल यानी कुल, समग्र, संपूर्ण, किसी संगठन या संस्था के समस्त व्यक्तियों का समस्त गतिविधि टी क्यूब है, और क्वालिटी मतलब वस्तु या सेवा की विशिष्टता है। ठीक है, और मैनेजमेंट कार्य के संचालन, नियंत्रण एवं निर्देशन आदि प्रयुक्त है। तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी क्या कहलाता है आपका, टीक्यूम एक दर्शन है, फिलोसफी है एवं कार्य प्रणाली, मेथड है, जिसे संगठन या संस्था की उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए संपूर्ण
प्रबंधन एक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। गुणवत्ता वह जो ग्राहक कहे, प्रश्न क्या है हमारा, गुणवत्ता वह जो आपके ग्राहक कहे, परिभाषा टीक्यू में किसकी देन है, ये बताओ आप किसकी देन है। वाल्टर सेवाट की है, या फिलिए बी क्रॉसबी की है, या जोसेफ एजुरान की है, या डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग की है, बताओ किसकी है। गुणवत्ता वह जो ग्राहक है, महत्वपूर्ण है। तो ये है आपकी, मैंने कहा क्रॉसबी ने, फिलिए क्रॉसबी। ये फैक्चुअल प्रश्न है प्रबंधन के, देख लो आप। एडवर्ड सेलिस के अनुसार कुल गुणवत्ता प्रबंधन कब अपनाया गया, कब अपनाया गया, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 1900, 1920। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन जो है सेलिस के अनुसार सेलिस के अनुसार कब अपनाया गया, 1980 और 90 को, कब, 1980 और 90 को। हेलो, एडवर्ड सेलिस ने अपनी पुस्तक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कौन सा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन में, शिक्षा में गुणवत्ता की 4 आवश्यकताएं, प्रतिबद्धताएं बताई है, जो निम्न नहीं है, क्या है, नहीं है। बताओ आप इसमें से कौन सा है, बताओ। प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है, देखिए। एडवर्ड सेलिस ने अपनी पुस्तक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन में, शिक्षा में गुणवत्ता की 4 आवश्यकताएं या प्रतिबद्धताएं बताई, जो निम्न में से नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि जो एडवर्ड सेलिस ने 4 कौन सी प्रतिबद्धताएं बताई है, उसमें से इसमें कौन सा नहीं है। तो नैतिक प्रतिबद्धता, क्या, बिल्कुल सही, नैतिक प्रतिबद्धता तो है, नैतिक प्रतिबद्धता तो है। व्यवसायिक प्रतिबद्धता, या प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिबद्धता, या फिर प्रयोगात्मक प्रतिबद्धता, इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है। तो इसमें से देखो आप, जो है वो नैतिक प्रतिबद्धता है सेलिस के अनुसार, और व्यवसायिक प्रतिबद्धता भी है। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिबद्धता भी है, और इसके साथ साथ इन्होंने जो चौथी बताई थी, वो थी उत्तरदायित्व, कौन सी, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता ये है। तो इसका ये नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। प्रश्न संख्या 43, एडवर्ड सेलिस की 4 आवश्यकताएं, ये देखो कौन सी है, नैतिक, 43 आ गया क्या, वर आ गया ना, चलो। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लागू करने के उद्देश्य में शामिल है, क्या शामिल है, संगठन का निरंतर सुधार करना, यानी कोई संगठन है उसमें निरंतर सुधार करना, या निरंतर एवं अधिक से अधिक कीमतों में कमी बनाए रखना, या फिर गुणवत्ता में निरंतर एवं अधिक से अधिक सुधार करना, या सभी कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी बनाए रखना, या फिर वास्तविक न्यूनतम मूल्य पर उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करना। ठीक है, ये TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के उद्देश्य हैं, और इनमें से कौन सा सत्य है वो बताना है, कूट के माध्यम से, क्या, कूट के माध्यम से सत्य बताना है। तो केवल 1, 2, 3, 4, 5, या फिर केवल ये, या फिर सभी कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो उद्देश्य को लेकर जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसके सारे के सारे सदस्य हैं वो क्या है, उद्देश्य है वो क्या है, बिल्कुल राइट और एकदम सत्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45, डेमिंग, अब डेमिंग महोदय आगे हैं। डेमिंग महोदय की संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, तो क्या कहेंगे हम, TQM से संबंधित PDCA मॉडल में D का अर्थ क्या है। एक सूत्र है डेमिंग का, कौन सा सूत्र है, डेमिंग का सूत्र है PD और CA, मतलब P मतलब प्लानिंग, प्लानिंग, D का मतलब क्या है, डूइंग, डूइंग, और C का मतलब क्या है, चेकिंग, HA, चेकिंग, और ए का मतलब हो गया एक्टिंग, क्या, एक्टिंग, एक्टिंग। ठीक है, यानी प्लानिंग योजना, प्लानिंग योजना, डूइंग करना, और चेकिंग का मतलब होता है
यानी जांचना, और एक्ट का मतलब होता है क्रियान्वित करना या क्रियान्वित करना, क्रियान्वित करना, ये चारों हैं। तो इसमें से ये पूछ रहा है डी का अर्थ। डी का अर्थ देखो क्या है, डी का अर्थ है डूइंग यानी करना, ये आपका उत्तर हो जाए। प्रश्न संख्या पीडीसी, इसका तथ्य देख लो आप, प्लानिंग यानी नियोजन, डूइंग करना, जांच या निरीक्षण, एक, और एक्ट का हो गया क्रियान्वित। प्रश्न संख्या 46, डेमिंग की संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित अवधारणा में कितने बिंदुओं को शामिल किया गया है? ये फैक्चुअल प्रश्न है, कई बार सीधा बिंदु पूछा जाता है। तो डेमिंग का महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टीक्यूएम के क्या है, जन्मदाता माने गए हैं। टीक्यूएम के क्या माने गए हैं, जन्मदाता। कौन, डेमिंग महोदय। इसलिए इनका जो 14 सूत्र है, 14 सूत्रीय जो मॉडल है या जो बिंदु है, उसको कई बार पूछ लेता है। तो उत्तर क्या है, 14। चलिए कौन से हैं वो देख लेते हैं, थोड़ी हल्की हल्की सी नजर दौड़ा लेते हैं, कई बार नहीं से संबंधित आ जाता है 14 बिंदु। उत्पाद एवं सेवा सुधार के उद्देश्य को निरंतर बनाए रखना, ये कहते हैं। प्रतिस्पर्धा द्वारा व्यवस्था को टिके रहना, प्रतिस्पर्धा बनाए रखनी पड़ेगी, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा बनाए रखनी पड़ेगी। नवीन दर्शन को ग्रहण करना, नवाचार या नवीन दर्शन। सामूहिक निरीक्षण की समाप्ति, यानी सामूहिक निरीक्षण क्या है, उसको समाप्त करना होगा। भय युक्त माहौल बनाना, नहीं, भय मुक्त, भय मुक्त वातावरण, ऐसा भय मुक्त माहौल बनाना। नेतृत्व प्रदान करना, विभागों के बीच बाधाओं को तोड़ना, जो बाधाएं आ रही हैं उनको हटाना। कीमतों के आधार पर व्यापारिक सौदे समाप्त करना। सेवाकालीन प्रशिक्षण, आत्म सुधार हेतु शिक्षक एवं प्रशिक्षण, कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी, कार्य कुशलता के लिए गर्व करने के लिए हनन वाली बाधाओं को हटाना, यानी कुछ ऐसी जो गर्व करने वाले या किसी को रोकने की जो बाधाएं हैं उनको हटाना। कार्य के मामलों की समाप्ति और मानकों की समाप्ति, और कर्मचारियों से बिना पारिश्रमिक, कर्मचारियों से बिना पारिश्रमिक एवं लक्ष्य देकर कार्य करवाने पर प्रतिबंध, यानी पारिश्रमिक क्या, जो उनका मानदेय है या जो मेहताना है वो बिना दिए लक्ष्य देकर कार्य करवाना क्या है, इसमें प्रतिबंध बताया है। चलिए प्रश्न संख्या 47, गुणवत्ता प्रबंधन में शून्य दोष, एक्चुअल प्रश्न है, जीरो डिफेक्ट अवधारणा किसकी देन है? सीधा प्रश्न पूछा जाता है। मैनेजमेंट में कई ऐसे जो अवधारणाएं हैं, फैक्ट है, उनसे संबंधित प्रश्न आता है तो सीधा इस प्रकार ही आ जाता है कि जीरो इफेक्ट या डिफेक्ट अवधारणा किसकी देन है? फिलिप बी क्रॉसबी की, या कोरू इशिकावा की, आर्मंड वी फेजिनबाउम, या फिर जोसेफ एम जुरान। तो इसमें से ये किसके होगा, शून्य दोष किसका है? तो इसमें से अगर बात करें हम तो शून्य दोष है वो फिलिप बी क्रॉसबी का है। क्या है, फिलिप बी क्रॉसबी का है। तो अन्य जो आए हैं इनको भी देख लेते हैं कि इनका क्या योगदान है। आर्मंड डी फेजिनबाउम जो है वो TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अग्रदूत माने जाते हैं। कौन, बॉम भाई साहब। और वाल्टर ए सेबार्ट जो है, वाल्टर ए सेबार्ट है, वो सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण के जनक हैं। ठीक है। और फिलिप बी क्रॉसबी ये शून्य दोष अवधारणा के या जीरो डिफेक्ट के जनक माने जाते हैं। और कोरू इशिकावा, ये महत्वपूर्ण है, कोरू इशिकावा ये गुणवत्ता चक्र का विकास करते हैं। ठीक है, किसका विकास करते हैं, कोरू इशिकावा जो है गुणवत्ता चक्र का विकास। ठीक है, याद रखने के लिए देख लो आप। डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग TQM के जनक माने जाते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या है, जनक। कौन, डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग। ठीक है, और कोरू इशिकावा है वो गुणवत्ता से संबंधित है। चलिए, गुणवत्ता चक्र का विकास 2 बार आ गया है प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न अगले फॉर्मेट में आया है। गुणवत्ता चक्र का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? वाल्टर सेवार्ट, ये तो हमने देखा सांख्यिकी वाले हैं। जोसेफ एम जुरान, ये अलग है। फिलिप बी क्रॉसबी, जीरो फॉल्ट है इनका, तो क्या जीरो वाला था, ये तो जीरो वाले हैं। और कोरू इशिकावा, ये है कोरू इशिकावा। कोरू इशिका चक्र आप इससे संबंधित याद रख सकते हो। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? करंट से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर ओडिशा, जयपुर राजस्थान, पटना बिहार, या फिर भुवनेश्वर ओडिशा? बताओ कहाँ किया गया? तो ये भाई पहला पहला स्किल इंडिया है, तो पहला पहला संभल कर क्या करो, उड़ीसा में। चलो आगे, थोड़ी सी व्याख्या, थोड़ा मैं इसका वाचन कर देता हूँ, आप जहां आएगा प्रश्न मैं निशान लगा दूंगा।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, कौन है हमारे उद्यमिता मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले कौशल विकास भारत केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि नए युग में नौकरी की भूमिकाओं में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नेतृत्व करके अमृत पीढ़ी के कौशल समूह को मांग संचालित उद्योगों में उन्नत किया जाएगा और इसका उद्देश्य इस केंद्र के 1200 से अधिक विद्यार्थियों को सशक्त बनाना है। ठीक है, ये उस प्रश्न की व्याख्या यहाँ आ गई। चलिए आगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई? ठीक है, तो ये देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है, वो कहाँ तैयार की गई? बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा या बाड़मेर, जालोर जालोर या फिर उदयपुर, सिरोही। बताना है आपको कहाँ की गई, कौन सी देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप? तो जैसलमेर और ये बाड़मेर और जालोर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाड़मेर और जालोर। देखिए थोड़ा व्याख्या। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर जालोर की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई। यह एयर स्ट्रिप पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बाड़मेर जालोर जिले की सीमा भारत की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी होगी। ये भारत की क्या है? पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी होगी और ये NH 925A पर है। ये महत्वपूर्ण है, NH 925A, ये पूछा जा सकता है। किलोमीटर हिस्से पर आपातकालीन हवाई पट्टी, यह पट्टी भारतमाला परियोजना के तहत गागरिया, बक्खासर और सट्टा गंधव खंड के जैसे, ये आगे व्याख्या है। और 925 और बाड़मेर जालोर, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में सत्य कथन। क्या सत्य कथन? किसके बारे में? आपके विकसित भारत संकल्प यात्रा। जब से ये अपने मोदी जी की राजस्थान में सरकार आई है, ये शुरू हो गया, क्योंकि 15 दिसंबर को आपको पता है, 15 दिसंबर को भजनलाल जी शर्मा अपने जन्म दिवस पर शपथ ग्रहण करते हैं। राजस्थान के व्यक्तिगत रूप से 14वें और वैसे 26वें पद के स्थान से 26वें सीएम के रूप में। तब अगले ही दिन ये कार्यक्रम शुरू होता है वर्चुअल तरीके से जयपुर से। तो देखो इसका क्या कह रहा है ये। इसका शुभारंभ 16 दिसंबर 2023 को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राजस्थान से इसकी शुरुआत महारानी कॉलेज जयपुर से हुआ। यह अभियान 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक चला। ठीक है, अब तो चल गया ये, तो चला। उपर्युक्त सभी सत्य हैं क्या? तो इसकी सारी बातें हैं वो क्या है? बिल्कुल सत्य है। चलिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 16 दिसंबर 2023 को हुआ। शुभारंभ नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से किया और स्थान क्या था? महारानी कॉलेज जयपुर से। और अभियान का संचालन 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक होगा। भाई हो गया ये कंप्लीट। चलिए आगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना, कौन सी जल परियोजना? रतले विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ समझौता किया है? ये प्रश्न पूछ रहा है किस राज्य के साथ। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसमें किसके साथ किया है? जम्मू कश्मीर का जो रतले जल विद्युत परियोजना के तहत जो समझौता हुआ है, MOU हुआ है, वो हुआ है राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ। चलिए, NHPC लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यमी कंपनी रेटले हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RHPCL ने राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड के साथ पावर परचेज समझौता किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 850 मेगावाट, कितनी? 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना 40 वर्षों की अवधि के लिए, कितनी? 40 वर्ष की अवधि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रश्न संख्या 53, 1 से 4 फरवरी या 1 से 4 फरवरी 2024 को 12वें इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर, जयपुर, नीम का थाना या फिर उदयपुर। ठीक है, इसमें से क्या पूछ रहा है? 1 से 4 फरवरी 2024 को 12वां, कौन सा? 12वां
इंडिया स्टोन मार्ट। अक्सर इंडिया स्टोन मार्ट से करंट में प्रश्न पूछता है और ये पूछता है कि कौन सा और कहाँ। तो 12वां है और 1 फरवरी से 2024 के बीच है और ये है कहाँ, जयपुर में। राजस्थान सरकार का शीर्ष पत्थर उद्योग स्वायत्त संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स CDOS जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में शो इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। कौन सा, 12वां संस्करण 1 से 4 फरवरी 2024 को कर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट एक अंतरराष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी है जो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड के साथ डेवलपमेंट ऑफ ये की जा रही है। चलिए, अयोध्या से संबंधित प्रश्न है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मूर्ति स्थापना, कैसी मूर्ति स्थापना पर प्रदेश में की गई घोषणा के बारे में सत्य कथन बताना है। ठीक है, राम प्रतिष्ठा की गई मूर्ति की, तो उसमें ये राजस्थान में कुछ घोषणा की गई, उससे संबंधित प्रश्न है। क्या कह रहा है कि प्रदेश में 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। क्या, कितने, 6 पूछा जा सकता है, कितने, 6 राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। दूसरा, वरिष्ठ तीर्थ नागरिक योजना के तहत 3000 श्रद्धालुओं को, कितने, 3000 श्रद्धालुओं को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। और राज्य से अयोध्या के लिए स्पेशल रेल सेवाएं भी जो है वो प्रारंभ की जाएगी। क्या ये बातें सारी सत्य है? तो बिल्कुल ये सारी की सारी बातें क्या है, बिल्कुल और सत्य है। चलिए, प्रश्न संख्या, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लो। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मूर्ति स्थापना पर प्रदेश की घोषणा, कौन सी, ये देखो 6 आ रहा है बार बार। श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कुंज बिहारी जयपुर, ये स्थान दिए हुए हैं, आप आराम से देख लेना इसको। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 3000 है तीर्थयात्री, इसकी ध्यान रखना थोड़ा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना, कौन सी योजना, सर्वोदय, सर्व प्लस उदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों को का चयनित किया गया है। देखो ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा फैक्ट है। कौन से जिले हैं, तो सर्वो उद्य में आएंगे आपके जयपुर, जोधपुर और सीकर। जय हो किसकी, जोशी की, जोशी की जय। ये थोड़ा सा आप जोड़ने के लिए याद रख सकते हो, जब सूर्योदय हो तो जय किसकी हो, जोशी की। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के तहत 3 जिले जयपुर, जोधपुर, सीकर को चिन्हित किया गया है। योजना के तहत गरीब या मध्य वर्ग के घरों की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और योजना में देश भर में 1 करोड़ रूफटॉप यानी छत पर कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले चरण में प्रदेश के 3 शहरों में से 3000 रूफटॉप कनेक्शन दिए जाएंगे। योजना के अनुसार जयपुर, जोधपुर और सीकर में 1-1000 नए रूफटॉप कनेक्शन लगाए जाएंगे। और ऊर्जा मंत्री कौन है, हीरालाल नागर। कौन है, हीरालाल नागर। कौन है, ऊर्जा मंत्री है हीरालाल नागर। पन्ना की तमन्ना के हीरा मिल जाए, तो हीरा मिल जाए यानी ऊर्जा मंत्री। तो भारत सोलर एक्सपो, ये भी महत्वपूर्ण है, 2 से 4 फरवरी 2024। चलिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य ने, किस राज्य ने, बिहार राज्य ने, सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, नीति आयोग के साथ समझौता किया है, सिडबी के साथ किया है, या वर्ल्ड बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें आपका आ जाएगा सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग। सिडबी मतलब भारतीय लघु उद्योग है, वो इसमें आ जाएगा। चलिए, बिहार राज्य सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग यानी सिडबी, भारतीय लघु उद्योग यानी सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य बिहार को स्टार्टअप हब के रूप में परिवर्तित करना है और स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। 500 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखना, 500 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष के साथ बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट वो स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरिन के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरी यानी जर्मनी और जापान के बाद ये तीसरी अर्थव्यवस्था भारत कब तक बन जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप देखो, कब तक बन जाएगा। 2025, 2026, 2027 या 2030, कब तक बन जाएगा।
तो ये भाई तीसरी है ना, वो स्थायी रूप से 27 में बन जाएगा। क्या स्थायी रूप से 27 में बन जाएगा। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरिन अर्थव्यवस्था और निवेश के लिए, ये आप पढ़ लेना। भारतवर्ष 2023 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर, किसको? जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर ये तीसरा बन जाएगा। ये रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर की और कौन सा होगा? तो जो अर्धांश होता है ना, अर्धांश का मतलब क्या है? यानी आधा। जैसे ये मतलब ऐसे थोड़ा देख लेते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ तक ये 13 हो गए। यहाँ से इधर शुरू होगा एन ओ पी, यानी आधा ये हो गया और आधा ये अर्धांश। ये क्या कह रहा है? यानी उसको उल्टा लिखा जाए। तो यहाँ से है ना, इसको आगे उल्टा लिखा जाए, मतलब शुरू किया जाए जेड वाई एक्स। मुश्किल है सर, लिख नहीं पा रहे, यहाँ से शुरू कर देते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड हो गया। अब ये क्या कह रहा है? दाएं से 12वें अक्षर, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वाई के 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा, 1 2 3 चौथा, उत्तर हो जाएगा के। चलिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखने पर इनका क्रमशः होगा, क्या होगा? ये इस प्रकार लिखने पड़ेंगे भी सभी को। फिर इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको हटाते हुए इसको करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा, आप करके देख लेना। शब्द ORDINL में प्रयुक्त होने वाले उन अक्षर युग्मों की कुल संख्या, इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा आपके? इसका उत्तर 3 हो जाएगा। ये भी आप देख लेना। रीजनिंग और मैथ के जो प्रश्न तो अपने करने हैं वो आपको बता दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। निम्नलिखित श्रृंखला में छोटे अक्षरों की संख्या 1 से अधिक बढ़ जाती है तो इनमें से कौन सा एक इस नियम का पालन करता है? इसका भी उत्तर क्या है आपके? ये हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित निम्नांकित श्रृंखला में ऐसे कितने आर हैं, कितने आर हैं जिसके तुरंत पहले एम तथा तुरंत बाद एस हो? ये क्या कह रहा है कि ऐसे आर हमें ढूंढने हैं जिसके तुरंत क्या हो, पहले तो एम हो और बाद में एस हो। देख लेते हैं, ये है आर, लेकिन ये पहले एम है नहीं, बाद में एस है नहीं, तो एक तो ये हो गया हमारा, एक तो ये हो गया। दूसरा आर ये है, पहले एम है नहीं, बाद में एस है नहीं, दूसरा ये हो गया। तीसरा आर ये है, इसमें पहले एम है बाद में एस है, ये होगा नहीं। उसके बाद एक ये आर है, इसमें पहले टी है बाद में एम है, ये कह रहा है कि पहले एम बाद में एस होना चाहिए, तो एक ये हो गया, 3 हो गए। बाद में ये एक और है आर, इसमें पहले एम बाद में एस है, तो ये भी नहीं होगा। कितने हो गए? 1 2 और 3, ये 3 हो जाए। ठीक है, बाकी आप आराम से कर लेना। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? अब साइंस के प्रश्न आए, कौन सा नहीं है? देखो, परिवर्तन दो प्रकार का है, एक है भौतिक, एक है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि तीसरा पदार्थ है वो नहीं बनता, ठीक है, और रासायनिक में तीसरा पदार्थ है उसका भी निर्माण होता है। तो कागज का फटना, कागज है वो फट गया तो वो अपने मूल स्वरूप में रहेगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। पेड़ का कटना, ये भी मूल स्वरूप में रहेगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है सारे, ये सारे क्या है? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? अब देखो, मोमबत्ती है और वो जल रही है, तो फिर वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है, या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, या फिर इसमें से कोई नहीं है? तो देखिए, तीसरा पदार्थ इसमें क्या बन रहा है? धुआं। मूल पदार्थ मोमबत्ती है, तो दोनों है इसमें। जंग के लिए सही कथन है, जंग कौन सा? वो युद्ध वाला नहीं, ये जो लोहे के ऊपर वाला है, तो ये कौन सा है? ये फेरिक ऑक्साइड, या ये अधातुओं में लगता है, या फिर ये जलीय अपघटन का उदाहरण है, या इसमें से कोई नहीं। तो जो जंग से संबंधित है वो ये कहता है कि ये एक फेरिक ऑक्साइड है। क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार है वो बढ़ जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे का भार बढ़ता है या नहीं? जंग लगने से उसका भार
बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। कौन सा होता है, ये भी पूछा जाता है। तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है और ये भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। चलिए, कौन सी जंग रोधक रोकथाम की एक विधि है, यानी जंग को रोकना है तो फिर क्या करें। उसके लिए क्रिस्टलीकरण करना पड़ेगा, या अवसादनकरण, या फिर गैल्वेनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। क्या करें कि एक विधि जंग रोक की जा सके, उसके लिए क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका गैल्वेनीकरण। ये एक विधि है और उस विधि को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वो विधि क्या है। गैल्वेनीकरण या यश दलेपन एक धातु कर्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर दस्ते की परत चढ़ा दी जाती है और इससे इन धातुओं का क्षण यानी विशेष जंग लगना रुक जाता है। ठीक है, चलिए, रासायनिक रूप से जंग होती है, क्या होती है ये देखो, पहले वाले प्रश्न में आ गया है। क्या होती है ये, आयरन क्लोराइड होती है, सल्फेट होती है, या आयरन ऑक्साइड होती है, या धूल का मिश्रण होता है। तो क्या होती है अभी, तो ये होता है अभी आयरन ऑक्साइड। क्या, आयरन ऑक्साइड। व्याख्या भी आपको साथ में दे दी, उत्तर भी बता दिया, थोड़ी सी आसानी होगी आपको। ये मैथ का प्रश्न है और इसमें 0.18 का भिन्न निरूपण क्या है, तो इसका उत्तर आप लगा लो 1790। आगे देखो, 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण संख्याएं होगी, इसमें आपकी कितनी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 7। इसको थोड़ा आप देख लें। एक 3 अंकों की संख्या 4p3984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13q7 प्राप्त होती है। यदि 13q7 11 से भाज्य है तो p प्लस q बराबर क्या होगा, क्या होगा, तो ये बताओ आप थोड़ा सा क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 10। ये थोड़ा सा आप देख लें। उन दो धनात्मक क्रम आगत विषम संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनके व्युत्क्रम का अंतर 2/255 है। इसका आप बताओ भी क्या हो जाएगा। इसका आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा 32। तो भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। ये भारी भरकम इंग्लिश के भी प्रश्न आ गए हैं। तो चूज द करेक्ट ओपिनियन दी मेड मी लंग, इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, वो बताओ आप। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2। ये थोड़े से आप मैथ और इंग्लिश के प्रश्न इनके उत्तर लगा लो, अपने हिसाब से कर लेना। चूज द करेक्ट एक्टिविटी सेंटेंस फॉर द गिवन पैसिव सेंटेंस, इसका जो उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा, इट वाज। का उत्तर है जो मस्ट शूट, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, चलिए, चूज द करेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस फॉर पीपल कंसिडर दैट गोट मेयर देन वेट डिवर्ड, ये भी आप देख लो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इट वाज कंसिडर, ये हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अरे यार, तो ये आप देख लेना इंग्लिश का है और इसमें आपका जो उत्तर है वो ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, तो इसमें जो है ना एक एक्स्ट्रा ही दे दिया आपको क्वेश्चन इंग्लिश का, ज़्यादा है, तैयारी ज़्यादा हो आपकी, इसलिए इसका भी उत्तर क्या है, 4 नंबर है। ठीक है, तो ये था आज का मॉडल पेपर। अगर आप इससे जो आगे आने वाला टेस्ट 10 है उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से विस्तारित जानकारी लेकर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक बुकों के साथ हम इस टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल वाइज कार्यक्रम चला रहे हैं और उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। तो तब तक के लिए, अगले टेस्ट के लिए तब तक नया वीडियो आए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज ऐप पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का बड़ा धमाका वीडियो कोर्स आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा फायदा राजस्थान जीके पढ़ने का, जिसमें आपको मैं स्पेशल इतिहास व कला संस्कृति के वीडियो कोर्स स्पेशल, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति, अगर आप इतिहास और कला संस्कृति पढ़ोगे तो 499 में, अगर आप कला व अकेली कला संस्कृति पढ़ोगे तो 299 में, अगर आप पढ़ोगे राजस्थान का इतिहास तो मात्र 299 पे। अगर आप संपूर्ण कोर्स पढ़ना चाहते हो
राजस्थान जीके का, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राज व्यवस्था होगी मात्र 999 रुपए में। तो पाइए नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके राजस्थान जीके का भंडार संपूर्ण नवीन जिलों के हिसाब से ये कोर्स उपलब्ध होगा। हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 4 कोर्स उपलब्ध है। जो अच्छा लगे आप करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।